हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो फिर से आपका एक बार आरएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको मैं आज एक खास वीडियो के साथ मिलने जा रहा हूं और ये वीडियो जो आज हमारा होगा ये सभी क्लासों के लिए, आप चाहे जो भी क्लास में होंगे सभी क्लास कक्षाओं के लिए ये जो वीडियो होने वाला आज हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सभी कक्षाओं के लिए। देखिएगा लिखा हुआ सभी कक्षा के बच्चों के लिए, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं यह कंप्लीट वीडियो होने वाला है। और किस चीज़ का कंप्लीट वीडियो होने वाला है? वर्ण विचार। क्या लिखा हुआ है इस पर देख पा रहे होंगे? वर्ण विचार, ठीक है। और इसमें एक और बात याद रख लीजिए कि एकदम ये जो वर्ण विचार आप पढ़ेंगे, आज का वर्ण विचार अगर आप पढ़ेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो एकदम शुरू से लेकर इसको हम आपको बारी बारी से एकदम स्पष्ट रूप से समझाएंगे। और ये जो आपका है हिंदी का एग्जाम, यानी आपका जो है हिंदी का एग्जाम 2026 में जो मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, 10वां का या फिर 12वां का जो होने वाला है, उन दोनों क्लास के लिए बेहद काफ़ी एकदम बोल ले, एकदम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल ले, उससे इस चैप्टर से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को देखना है और अंत तक बने रहना है। तो मैं एक बार और आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ट्रिक के सहित मिलेगा देखने को वीडियो, ठीक है। तो बिना इसको टाइम लगाते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं। आगे देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन आपका है वर्ण किसे कहते हैं। अगर सवाल पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। सवाल आपका पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं तो आपको बोलना है, वर्ण का पहले परिभाषा मैं लिख देता हूं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, मूलध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं वर्ण किसे कहते हैं। अगर सवाल आएगा तो आपको याद रखना है वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, उसे हम बोलते हैं वर्ण, ठीक है। ये याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ण जैसे में देख लीजिए, जैसे में याद रखना है आपको, जैसे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ट्रिक से समझिएगा, ठीक है। तो वर्ण देखेंगे, वर्ण में जैसे कि आप देख लीजिए कि वो, ठीक है। अब ये एक वर्ण है, ये एक अक्षर है, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो कोई दूसरा इसका अर्थ निकलेगा या इससे कुछ अलग चीज बनाया जा सकता है? नहीं ना बनाया जा सकता है। इसीलिए इसका हम जो परिभाषा लिखे हैं आपके सामने, यही निकल के आता है कि ना तो इसके हम टुकड़ा कर सकते हैं और ना ही इसका हम क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। जैसे क, ठीक है, जैसे म, इन सबको आप तोड़ के कुछ भी नहीं बना सकते हैं, ना इसके खंड कर सकते हैं, ना तोड़ा जा सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये परिभाषा याद रखना है। अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, एग्जाम में कैसे आएगा बच्चों, पूछेगा कि वर्ण उस मूलध्वनि को ऐसे पूछेगा कि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जाते हों उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ये याद रखना है। आगे चलिएगा, देखिएगा आगे क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हिंदी में अगर पूछेगा, हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या यदि आपसे पूछा जाए, हिंदी में वर्णों की संख्या आपको पूछा जाएगा, तो बच्चों याद रखना हिंदी में वर्णों की संख्या जो होती है वो 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा कि वर्णों के क्रमबद्ध
क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है? वर्णों के क्रमबद्ध को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे वर्णमाला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे भी क्या कहा जाता है? वर्णमाला ही कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इतना बात को अभी याद रखना है। अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, आगे लेकर देखिएगा, आगे लेकर चलता हूँ, उसमें देखना है और समझना है, एकदम स्पष्ट से समझिएगा, धीरे धीरे, ठीक है। अब आपको पूछेगा, ये जो वर्ण पढ़े हैं, पहला क्वेश्चन जो वर्ण पढ़े हैं, ठीक है, अब बोलेगा इसके कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना है बच्चों, वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं, याद रखिएगा, इसके दो भेद होते हैं। दो भेद या फिर प्रकार भी बोल सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? तो पहला याद रखना है, पहला में आपको याद रखना है, पहला होता है स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण? तो स्वर वर्ण होता है। कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण होता है। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण होता है। कौन सा वर्ण? तो व्यंजन वर्ण होता है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। अब इन सभी जगह से आपका सवाल बनेगा, सवाल बोलेगा एग्जाम में कि वर्ण के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं या दो भेद होते हैं। पहला बोलिएगा स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण बोलिएगा। अब इतना समझ गए होंगे यदि आप, तो मैं आपको आगे बताता हूं कि अब आपको याद रखना है और बोलना है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण किसको कहते हैं बताता हूं अभी। स्वर वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में, ऐसे याद रखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों का कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, ठीक है, स्वतः होता है, उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे स्वर वर्ण बोलते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक ना। ये आपको परिभाषा याद रखना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उसे हम बोलते हैं स्वर वर्ण। ऐसे मैं आपको एक और बता देता हूं, याद नहीं रहे तो आप एक और परिभाषा बोल सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, यहाँ पर आपको बता दूं कि अब हमारा जो स्वर वर्ण है ना, कौन कौन है याद रखिएगा। अ, फिर आ, या, छोटी ई, बड़ी ई, फिर आपको याद रखना है छोटी ऊ, बड़ी ऊ, फिर री, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा ए, और फिर ए और ओ, औ। ये सभी आपका क्या है बच्चों? ये जो दिख रहा है यही हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। यही हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। अगर इसकी संख्या पूछेगा तो याद रखना है इसकी संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? तो इसकी संख्या 11 होती है। याद रखना स्वर वर्ण की संख्या कितनी? तो 11 होती है। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, यानी स्वयं होता है, यानी खुद से होता है, उसे हम बोलते हैं स्वर वर्ण बोलते हैं। उसे हम कौन सा वर्ण बोलते हैं? उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि ये सभी क्या है। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ले लेगा छोटी ऊ, ठीक है, इस प्रकार इसमें से उठा लेगा, अब बोलेगा कि यह कौन सा वर्ण है, तो आपको याद रखना है यह स्वर वर्ण है, ठीक ना। अब स्वर वर्ण की संख्या यदि पूछता है तो बोलेगा इसकी संख्या 11 होती है, ठीक है। अब इसमें याद रखना है स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, स्वर वर्ण जो होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है? स्वर वर्ण को याद रखना है आपको 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ मैं आपको बता दूं, पहला जो भाग होता है इसमें देखिएगा, इसका नाम है हर्ष स्वर। कौन सा स्वर?
हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है हमारा, इसका नाम है संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर? इसका जो नाम है हमारा संयुक्त स्वर, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। ये हमारा स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ, तीसरा संयुक्त या प्लुत स्वर बोल सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार आपको याद रखना है इसको, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं कि पहला जो है हमारा हर्ष स्वर, वो क्या होता है और उसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ गौर से समझिएगा, ठीक है। हर्ष स्वर होता है जिनके उच्चारण में हल्का सा आवाज उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं, या जिस पर हल्का बल लगा दिया जाता है उसको बोलते हैं हर्ष स्वर। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, इसको अगर आपको अ बोलना हो, क्या बोलना हो? अ बोलना हो, तो क्या बोलेगा? अ, सीधे एकदम हल्का सा आवाज लगा। तो यहाँ पर जो अ जो है ना बच्चों, ये हमारा हर्ष स्वर है। फिर अगर आप ई बोलिए तो इसको बोलने में कोई इस पर बल नहीं दिया जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ये भी हो जाएगा हर्ष स्वर, ठीक ना। उसके बाद देखिएगा ऊ, छोटी ऊ, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर हो जाएगा। छोटी ऊ क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये भी री, देखिए री को भी हम कौन सा मानते हैं? इसको भी बोलते हैं हर्ष स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी याद रख सकते हैं आप, इसको भी याद रख सकते हैं। और इसकी संख्या यदि बच्चों पूछे आपसे तो बोलना है कि 4 होती। कितनी होती? तो 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा आता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर में आपको याद रखना है, दीर्घ मतलब होता है जिन वर्ण पर बल ज्यादा दिया जाता है उसे बोलते हैं दीर्घ। तो यहाँ पर अगर आप आ आकर आ को पढ़िएगा तो क्या पढ़ाएगा? आ पढ़ाएगा कि नहीं? इस पर बल ज्यादा दिया जा रहा है। फिर इसको पढ़िएगा तो इस पर भी बल ज्यादा दिया जाएगा। फिर इसको पढ़िएगा तो इस पर भी बल ज्यादा दिया जाएगा, ठीक ना। इस पर भी बल ज्यादा दिया जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ स्वर। और इसकी संख्या याद रखना है 3 होता है। कितना होता है? तो 3 होता है। तीसरा हमारा देखिएगा, तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत स्वर, जिसको बोलते हैं, इसका देख सकते हैं आप। प्लुत स्वर में देखिएगा, प्लुत स्वर में जो हमारा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक याद रखिएगा। ये सभी आ जाएंगे ए, फिर ए या ओ और औ, ठीक है। अब इसकी संख्या बच्चों याद रखना है, इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब आप इसको गिन सकते हैं, गिनिएगा तो कितना हुआ? 4 और 3 7 और 4 11, 11 हुआ ना। तो यही तो 11 हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। यही सभी क्या है? हमारे स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण को कितने भाग में बांट दिए हैं? तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर बोल सकते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन है? तो छोटा वाला सब याद रखिएगा, अ ई उ री। इसकी संख्या कितनी होती? तो 4 होती है। दीर्घ स्वर में याद रखना है आपको कि दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई और बड़ी वाली उ, ठीक है। इसकी संख्या कितने? तो इसकी संख्या 3 होती है, ठीक है। अब प्लुत स्वर में याद रखना ए ओ औ, इसकी संख्या कितनी? तो 4 होती है, ठीक है। ये सभी कुल मिलाकर हमारे हो गए 11 और यही हमारा क्या है? स्वर वर्ण है, ठीक ना। आपको याद रखना है। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल है हमारा व्यंजन वर्ण। अगला सवाल क्या है? व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण को समझिएगा आप, व्यंजन वर्ण, ठीक है। इसका पहले परिभाषा मैं आपको बताता हूं। व्यंजन वर्ण समझिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की क्या ली जाती है? सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, सहायता ली जाती है
उसे हम क्या बोलते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ याद रखना है आपको, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बच्चों, इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या आपको याद रखना है 33 होती है। कितनी होती है, तो 33 होती है, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण में देखिएगा, जैसे क हमारा क्या है, वर्ण है, इसमें जोड़ेंगे अब जोड़ेंगे तो ये बन के क्या बनेगा, क बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, क बन गया, ठीक है। अब इसको क्या होता है, देखिए कि ई वर्ण था, ठीक है, और इसमें स्वर वर्ण को जोड़ा गया है, मतलब इंक्लूड किया गया, मिलाया गया, और तब जाकर हमारा ये बना। इसीलिए बोलते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या ली जाती हो, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण बोलते हैं। समझिएगा, ठीक है। सबका PDF अगर चाहे तो मैं बाद में आपको दूंगा, पहले यहाँ समझ सकते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से समझिएगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण, ये सभी व्यंजन वर्ण हो गए। अब व्यंजन वर्ण की संख्या याद रखिएगा, कितना होता है, 33 होता है, ठीक है। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, एक और बात ये याद रखना है आपको, यहाँ समझिएगा, ठीक है। इस बॉक्स में मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क ख ग घ अगर आप जानते हैं तो क ख ग घ अगर जानते हैं तो उससे वहाँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिएगा, क फिर ख ग और घ या फिर अंगा, ठीक है। फिर लिखिएगा च छ ज झ और या, ठीक है। ट ठ ड ढ न, ठीक है। इसके बाद है त थ फिर द फिर ध और न, ठीक ना। इसके बाद लिखिएगा प फ ब भ म। तो आप बोलिएगा सर मुझे क ख ग घ क्यों सिखा रहे, क ख ग घ क्यों लिखकर बताएं, तो आपको यहाँ पर समझना है, जैसे क है ना, ये सभी आपको दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको बनेगा सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा बच्चों, याद रखना है। अब इसके क दिख रहा होगा आपको, तो इससे बन जाता है क वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है, क वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क वर्ग बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पहला अक्षर क्या दिख रहा है, च दिख रहा है, तो ई बन जाएगा च वर्ग बन जाएगा, ई बन जाएगा च वर्ग बन जाएगा, ठीक ना। ई दिख रहा है ट, तो ई बना देंगे हम, इसको ट वर्ग बना देंगे, ठीक है। ई दिख रहा है आपका तो इसको बना देंगे त वर्ग बना देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है प, तो इसको बना दीजिएगा प वर्ग, ठीक ना। तो इस टाइप से ये सभी क्या बन गया, वर्ग बन गया बच्चों। अब वर्ग बन गया तो यहाँ पर याद रखिएगा कवर्ग के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है कंठ। क्या आता है, तो कंठ, ठीक है। इसके बाद च वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, तो तालु। क्या आता है, तो तालु आता है। उसके बाद क्या आता है, तो मूर्धा आता है। क्या आता है, तो मूर्धा आता है। उसके बाद क्या आता है, तो हमारा दंत आता है, और फिर क्या आता है, ओष्ठ आता है। क्या आता है, तो ओष्ठ आता है। यही बात आपको याद रखना है। क्या आता है, तो क वर्ग की क्या होगा, क वर्ग में आएगा क ख ग घ अंग। अब ये किससे आवाज निकलती है, इसका आवाज ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो कंठ से। फिर अगर आप च वर्ग में जाइएगा तो च छ ज झ इया, ये किस चीज से निकल रहा है, तालु से। तालु यानी जीभ। अगर आप बोलिए तो च तक मतलब कहाँ से निकला, जीभ से निकला, या फिर छ बोलेंगे तो जीभ से निकलेगा। इस टाइप से आवाज निकाल के बताएंगे और समझेंगे, ठीक है। तालु कौन हो गया, हमारा च वर्ग के अंतर्गत आ गया। फिर अगर आप पढ़िएगा ट करिए तो मुंह से आवाज निकल रहा है, मुंह से पूरे, ठीक है। या ठ पढ़िएगा, ठ भी कहाँ से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, तो यही हमारा हो गया मूर्धा। यही हो जाएगा मूर्धा। और ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो टवर्ग के वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा त वर्ग के अंतर्गत, त वर्ग में देखिएगा त थ द ध न। अब बोल के देखिए त जो आवाज निकल रहा है वो दांत पर दांत बैठ रहा है, ठीक है। यानी जीभ के ऊपर टकरा रहा है दांत जाकर, अब बैठने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या हमारा दंत से हो जाएगा। आवाज कहाँ से निकल रहा है, दंत से निकल रहा है। और ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो तवर्ग के अंतर्गत आते हैं।
फिर यहाँ पर देखिएगा प दिख रहा है, तो प कहाँ से अगर आप बोल के देखिए तो प, तो यहाँ पर क्या हुआ, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होंठ से निकल रहा है, ठीक है आवाज। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, पवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका सवाल बनेगा, यहाँ से एग्जाम में आप देखते होंगे टेस्ट एग्जाम सब में भी उसमें लिख रहता है, जैसे पूछ देगा क का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पर इसका नाम याद रखिएगा, उच्चारण स्थान। क्या रखिएगा, उच्चारण स्थान, इसको बोलते हैं उच्चारण स्थान, ठीक है। इस सभी का वर्ग भी इसके साथ है आपका, उच्चारण स्थान याद रखिएगा। उच्चारण स्थान सवाल यहाँ से बनेंगे, ठीक ना। क का उच्चारण स्थान कौन होता है, तो बोलिएगा कंठ होता है। जैसे झ का पूछेगा तो तालु, जैसे ठ का पूछेगा तो मुर्दा, जैसे द का पूछेगा तो दंत, जैसे ब का पूछेगा तो ओष्ठ। इनमें से कोई वाला पूछेगा तो आप इस टाइप से याद कर सकते हैं एकदम ट्रिक के साथ, ठीक ना, समझ के। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे पढ़ने के लिए आपको फिर समझिएगा, फिर से समझाऊंगा मैं। एक बात और बता देता हूँ, सभी का ये याद रखिएगा, सभी का जो लास्ट वाला है, सभी का जो इधर का लास्ट वाला है, लास्ट वाला कौन है, अंगा इया न और न फिर म, ये सभी के लास्ट वाले को कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख के लाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अंगा फिर इया फिर क्या है, हाँ न है या फिर न है या म है। इन सभी को क्या कहा जाता है बच्चों, मेरे बच्चों इसको याद रखना है। इन सभी को बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं। अब इसकी संख्या यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इसकी संख्या 5 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। याद रखना, अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, ठीक ना। तो स्पष्ट रूप से आप ये देख पा रहे हैं और समझ रहे हैं। बारी बारी से समझिएगा, एकदम आराम से, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से छूटने ना पाए। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, अगला पेज ले लेता हूँ, उसमें देखिएगा फिर से मैं आपको एक बार फिर से आपको बताता हूँ क ख ग, ठीक है। यहाँ फिर से देखिएगा क ख या फिर ग घ। बोलोगे सर क्यों लिख रहे हैं, तो इसमें अलग ट्रिक दिखाएंगे, ठीक है। च छ फिर ज झ और या, ठीक है। फिर ट ठ ड ढ न, ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा त थ द ध और लास्ट में न। फिर देखिएगा प फ ब भ और म। अब देखिए यहाँ समझिएगा, यहाँ से जो यहाँ तक हमारा है इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन, इन सभी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको याद रखिएगा, इसको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। अगर इसकी संख्या पूछ देगा मेरा बच्चों, तो याद रखना इसकी संख्या जो होती है 25 होती है। कितनी होती है, तो 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, ठीक ना। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी वर्ण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा य र फिर ल और व, इसकी संख्या 4 हुआ, इसकी संख्या 4 हुआ। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आप देखिएगा तलव्वी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, ठीक है। और क्या आता है, ह आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें जो संख्या हुआ इसमें भी 4 हुआ। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इसके बाद आप देखते होंगे अक्षा या फिर त्र और ज्ञा या श्र। ये हमारे जो होते हैं इसकी भी संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, या प्लुत व्यंजन, ठीक है। इस टाइप से याद रखना है। और सभी की संख्या देखिएगा
य र ल व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। तलबीसा, मूर्धन्यसा, दंडीसा ह को क्या कहते हैं? तो उष्म व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है। अक्षत र ज्ञासरा को क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। इस टाइप से आप याद रखिएगा, सभी को याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं यहाँ से। ठीक है। इसके बाद आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर देखिएगा, जैसे इसको और अड़ा को और फिर ढ को पूछ देगा तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं द्विगुण। इसको बोलते हैं द्विगुण। इसको बोलते हैं द्विगुण। इसको द्विगुण व्यंजन बोल सकते हैं आप, द्विगुण व्यंजन। ठीक है। इसको द्विगुण व्यंजन। इसकी संख्या यदि आपको पूछा जाए तो इसकी संख्या याद रखना है 2 होता है। कितना होता है? तो इसकी संख्या 2 होती है। ठीक ना। सभी का याद रखना है बच्चों, सभी की संख्या और सभी में कौन कौन से आते हैं। ठीक ना। इसके बाद आपको एक और बात याद रख लेना है, जो उधर हम लोग पढ़े थे, जैसे अनुस्वार पढ़े थे ना, या फिर आह पढ़े थे, इसको पढ़े होंगे आप। इसको बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोला जाता है? अयोगवाह। ठीक है। अब इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। अयोगवाह की संख्या कितनी? तो 2 होती है। इन सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। एकदम अच्छे से समझ के रख लीजिएगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, फिर से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन आपका पूछेगा, हाँ, क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि हिंदी में ठीक है, कंपन के आधार पर, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? ठीक है। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? ठीक है। तो ये सवाल को आप याद रखिएगा, वर्ण कितने होते हैं, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर। तो आपको जवाब देना है हिंदी में कंपन के आधार पर वर्ण जो होते हैं बच्चों वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, जिनमें पहला याद रखना है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है? ऊष्म व्यंजन, नहीं सॉरी, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। क्या होता है? घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण और दूसरा होता है अघोष वर्ण। दूसरा होता है अघोष वर्ण। ठीक ना। इस टाइप से आपको याद रखना है। हिंदी में कंपन के आधार पर जो होते हैं वर्ण वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला देख पा रहे हैं आप, घोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। अब घोष वर्ण कौन होता है और अघोष वर्ण जानने के लिए फिर से आपको क ख ग के पास ले चलते हैं। आप भी बोलिएगा बार बार, क्या सर क ख ग दिखा रहे? तो क ख ग में यहाँ पर आपको सारा ट्रिक्स यहाँ पर दिखने को मिल सकता है। ठीक है। या देख सकते हैं आप, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ से याद रखना है क, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ख, फिर ग और घ या फिर अंगा। ठीक है। च, छ, ज, झ और या। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है। फिर त, थ, द, ध और न आता है। फिर इसके बाद आप लिखिएगा प, फ, फिर लिखिएगा ब, फिर लिखिएगा भ, फिर लिखिएगा म। अब देखिएगा इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें क्या आपको दिखाया जाएगा। ठीक है। इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को एकदम अच्छे से। ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। देखिए क और ख, ग, घ, अंगा। तो यहाँ पर आपको घोष वर्ण और अघोष वर्ण समझाया जाएगा। घोष वर्ण जो होते हैं मेरे बच्चों, घोष वर्ण जो यहाँ पर लिख देता हूँ, घोष वर्ण जो होते हैं, घोष वर्ण, इसको समझिएगा। घोष वर्ण जो होते हैं, घोष वर्ण, ये कौन होता है? इन्हीं में से निकलेगा। ठीक है। जो देखिएगा सभी वर्ग है ना, ये जो हमारा क्या है, ये सभी वर्ग है। ठीक है। क, ख, ग, घ, अंगा, ये क्या है? वर्ग है, सभी वर्ग है। और सभी वर्ग का कौन सा? तीसरा। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा।
यही हमारा क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए ग, घ और फिर अंगा, ये क्या कहलाएगा, घोष वर्ण कहलाएगा। अब इसका लेंगे तो हम लोग का कौन हो जाएगा, ज, झ, इया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज, झ और या, ठीक है। उसके बाद इसमें जाएगा तो इसका आ जाएगा ड, ढ, न। क्या आ जाएगा, ड, ढ और न आ जाएगा, आ गया ना। फिर इसमें देखिएगा तो इसमें द, ध, न, तो इसमें लिखिएगा द, ध, न, ठीक ना। इस प्रकार, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल सकता है। फिर इसका देखिएगा ब, भ, म, तो यहाँ पर लिख लेंगे ब, भ और म, ठीक है। तो अब इसको जो आप गिनेंगे तो गिन के देख लीजिए, 1 2 3 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 हुआ, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें 15 ये हो गया। अब इसमें याद रख लीजिएगा क्या, एक ठो चीज़ और याद रख लेना है, तो य, र, ल, व और ह, इसको मिला दीजिएगा। तो ये कितना हो गया, 15 और 4 19 हो गया। 19 यहाँ पर याद रखिएगा, 19, ठीक है। 19 हुआ ना। अब इसकी संख्या 19 नहीं होती है, इसकी संख्या मेरे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। घोष वर्ण की संख्या जो होती है वो 31 होती है। कितनी होती है, 31 होती है। यहाँ पर आप इंक्लूड करिएगा, ठीक है। ये हो गया 19 और साथ में जो होता है कौन सा, स्वर वर्ण की संख्या। किसकी की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या। स्वर वर्ण की संख्या ले लीजिए, इसकी संख्या, ठीक है, मिला दीजिएगा 11। तो कितना हुआ, यहाँ पर 11 प्लस 19 कर दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 31 होगा कि नहीं। 9 10 9 1 10 और 3 कितना था, इस टाइप से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर वर्ण की संख्या जो होता है, स्वर वर्ण की संख्या 11 है, उनको ले लीजिएगा, यानी अ से लेकर अ तक। एक बार आप गिन के इसको कौन कर लीजिएगा, ठीक है। जितना पुर जाएंगे सभी पुर जाएगा, 31 पुर जाएगा, ठीक है। अब इधर देखिएगा, घोष वर्ण तो हो गया, अघोष वर्ण समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा क और ख, यानी कि सभी वर्ग के शुरू के पहले के 1 और 2, शुरू के पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा, ठीक है। शुरू का पहला और दूसरा, शुरू का पहला और दूसरा, सभी वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाता है, तो यही हमारा कहलाता है अघोष वर्ण। इसकी संख्या आप याद रख सकते हैं, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। गिनिएगा तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ ना। अब इसमें मिला दीजिएगा, 10 में तलबी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, 10 और 3 13 हो गया कि नहीं। अघोष वर्णों की संख्या 13 और घोष वर्णों की संख्या 31 होता है। इसको गिनिएगा आप एक दफ़ा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया, ठीक है। प्लस वो था, हम सॉरी 19 कर रहे थे, यहाँ पर 20 हो गया, यानी कि तो 31 हो गया। कुल मिलाकर 31 हो गया। अब जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा था घोष वर्ण और अघोष वर्ण, ये सभी को आप देख सकते हैं। हिंदी में जो कंपन के आधार पर घोष वर्ण, सॉरी कंपन के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अगर आपका पूछा जाएगा कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जिनके स्वर में, ठीक है, जिन वर्णों के स्वर यंत्र जानते हैं ना, स्वर यंत्र जहाँ से आवाज़ निकलता है उसमें कंपन हो, यानी कंपन थथराहट हो, उसको बोलते हैं घोष वर्ण, उसको बोलते हैं घोष वर्ण। और जिसमें क्या हो, हवा के जरिए महसूस हो जाए, उसे बोलते हैं अघोष वर्ण, ठीक है। इसका परिभाषा मैं नहीं लिखा हूँ, बोल दिया हूँ, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ट्रिक से याद रखना है, शब्द का सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है, घोष वर्ण कहलाता है। और सभी वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। घोष वर्णों की संख्या कितना, तो 31। अघोष वर्णों की संख्या कितना, तो 13। कितना, तो 13, याद रखना है, ठीक ना। और साथ में ही मिल जाता है हमारा
ये देखिएगा तलाबिसा मूर्धन्यसा दंडिसा, इसमें साथ में मिल जाएगा य र ल व ह और सभी स्वर वर्ण की संख्या, ठीक है, अ से लेकर औ तक, ठीक है, वो सभी हमारा आ जाएगा किसके अंदर, अघोष वर्ण के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिएगा फिर से एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। आज मैंने जो आपको पढ़ाया हूँ, देखिएगा यहाँ पर वर्ण देखें आप, वर्ण समझ गए, वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं समझ गए। आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेगा, फिर वर्ण के बाद वर्ण का भेद जानेंगे, स्वर वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण को कैसे कैसे बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, कौन हर्ष स्वर होता है, कौन दीर्घ स्वर होता है, कौन प्लुत स्वर होता है, इन सभी को आपने जाना। फिर व्यंजन वर्ण कौन होता है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, सभी आपको डिटेल से यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क ख ग घ वर्ग के अंतर्गत यानी उच्चारण स्थान के अंतर्गत आपको पढ़ाया किसका उच्चारण स्थान कौन है, कहाँ से निकलते हैं, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक वर्ण कौन होती है। अब यहाँ देखिएगा आपको स्पर्श व्यंजन दिखा होगा 25 होता है, ठीक है, क से लेकर सभी जो होते हैं म तक क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा इस टाइप से, ठीक है। तो ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व ह क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन, तलाबिसा मूर्धन्यसा दंडिसा उष्म व्यंजन, और अक्षत राग्यां क्या करता है, संयुक्त या प्लुत व्यंजन कहलाते हैं। ड अंगा और ढ को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या 2। इस सब में आपको संख्या भी याद रखना है, ठीक है। अनुस्वार और अ को क्या कहते हैं, अयोगवा। इस टाइप से आप पढ़ते गए बारी बारी से, कंपन के आधार पर पढ़े घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो यहाँ पर जो मैं आपका बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ण चैप्टर है आपका एकदम कंप्लीट हो गया। वर्ण चैप्टर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर दी इंड हो गया, वर्ण चैप्टर क्या हो गया, दी इंड हो गया। इस टाइप से आपका यह आज का क्लास खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अगर आप चैनल पे नए होंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक के हम लोग आपके सामने एक नए वीडियो के साथ नहीं मिलते हैं, वब तक आप लोग हम लोगों का क्या कर देंगे, थोड़ा सा नहीं क्या कर दे, आप एकदम सहायता कर दें, सहायता कर देंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए भी अच्छा वीडियो लेके आ सकते हैं, कंटेंट लाएंगे, तब आपका एग्जाम अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों के साथ जुड़े रहे, हम लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।